चलो, एक तो आप सबसे पहले करो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बहुत अच्छे से करके जाना है। नेचुरल जस्टिस वाला जो क्वेश्चन है, इसके अपने अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे कि आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हो गया, रीजन डिसीजन हो गया, रूल अगेंस्ट बायसनेस हो गई, ठीक है, और ऑडियो अल्ट्रम पार्टम हो गया। ये चारों रूल बहुत अच्छे से करके जाना। इसमें कम से कम आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी एक टॉपिक से, ठीक है। सॉरी। हम एक बार ना ये डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रिवाइज करा दो, कि इससे मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट सॉरी, एक्सपेक्टेशन, लेजिटिमेट, सॉरी, यस, हाँ करा दूंगी। लेजिटिमेट। हाँ जी, थैंक बिल्कुल कराऊंगी, बिल्कुल। पहले आप जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ ना, एक बार इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड, Sorry, ma'am. I have just joined, so please start. ठीक है जी, मैंने Study कुछ करो। भी स्टार्ट नहीं किया है। मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखवाया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये कर लेना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में जो चारों प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जैसे रूल अगेंस्ट बायसनेस हो गया, फेयर हियरिंग वाला हो गया, ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, और आपका रीजन डिसीजन है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये कर लेना। मतलब इसी टॉपिक के अंदर आ जाएंगे ये चारों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है यहां से आपका रिट्स। रिट्स, मैम, पांचों रिट्स करनी। हाँ जी, डेलीगेटेड में थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए क्या क्या करना है। डेलीगेटेड में केवल देखो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको पूरा करना है, जिसमें आपका कंट्रोल भी आ जाएंगे, कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट और जो अगर लॉन्ग में आता है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिट्स में भी कंप्लीट करना है ना मैडम? हाँ जी, रिट्स में भी सॉरी, कंप्लीट करना है सारा? हाँ कंप्लीट करना। जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, वो पूरे पूरे करने हैं आपको, ताकि आपको ना तो शॉर्ट में दिक्कत आए अगर शॉर्ट में उससे पूछा जाता है, और ना ही वेरी शॉर्ट में कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको 2 टॉपिक बताए हैं, इनको करके ही करके जाना है, चाहे तो आप आज रात में बैठ के कर लो या एक दिन पहले, जो भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे करना है। तो अब मैंने आपको बताए हैं 3 टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और रिट्स। रिट्स से हमेशा या तो आपका 10 नंबर में पूछ लिया जाएगा, या फिर वेरी शॉर्ट हर बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करोगे वो करोगे लोकपाल। लोकपाल, लोकायुक्त, लोकपाल, लोकायुक्त, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रूल ऑफ लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, और जो पहला क्वेश्चन है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप और ग्रोथ, ये कर लेना, ठीक है। एक और कर लेना यहां से कैट। वैसे कैट हमेशा आया नहीं है लॉन्ग में कभी भी, एक बार वेरी शॉर्ट में आता, फिर भी एक बार पढ़ लेना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में पूछा गया है, ये एक बार शॉर्ट में आया था,
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और एक बार वेरी शॉर्ट में आया था ये। कितने टॉपिक्स हो गए टोटल आपके? 8 हो गए मैम, 8। हाँ, तो ये 8 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। ये 8 टॉपिक तैयार कर लेना, आपका लॉन्ग भी प्रिपेयर, शॉर्ट भी प्रिपेयर, वेरी शॉर्ट भी यहीं से आ जाएगा, ठीक है। ये मैम इसके बाद तो बचे ही नहीं कुछ भी, या बचा इसके बाद भी? इसके बाद जो बचता है ना वो मतलब ऐसा है जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, बाकी तो वैसे वही आपके वाली बात है, कुछ बचता भी नहीं है क्योंकि इन्हीं 8 टॉपिक में से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब कुछ आ जाएगा। पर ये तो आपको सिलेबस बता दिया, ये तो मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो पूरा सिलेबस ही करना है, फिर आपको क्या लगता है फेल थोड़ी ना कराऊंगी अगर इसको और कट शॉर्ट करना है। चलो, ये तो था कि अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग कर सकते हो। अगर इसमें से भी कट शॉर्ट करना है ना तो फिर आप करोगे नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यस मैम, रिट्स, ठीक है, और आप करोगे लोकपाल। ओके, कितने हो गए अब? 4 हो गए। 4 हो गए ना। अब इन 4 में से भी मैं और कम तो कर नहीं सकती, ठीक है ना। ये 4 तो ऐसे हैं कि अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, एक दिन पहले आपको पढ़ना है, तो कम से कम ये 4 टॉपिक तो करके जाना है। सजेस्ट तो मैं ये करूंगी कि आप पूरा सिलेबस ही करके जाओ, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। और वैसे रिट भी आप छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो? क्योंकि रिट आपने कहाँ पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको रिट्स के बारे में भी नहीं पता होगा, है ना। ये मैम ये 10 नंबर या 4 नंबर में ही आता होगा, 20 नंबर में तो आएगा नहीं है। नहीं, 20 नंबर में रिट्स नहीं पूछी जाती है, तो 10 में आएगा या 4 में आएगा। और अगर 20 नंबर में पूछी जाएंगी तो फिर 5 और रिट्स आपको एक्सप्लेन करनी होगी, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, एग्जाम का कभी भी पता नहीं होता क्वेश्चन पेपर का कि वो क्या डाल दें, तो प्रिपेयर तो हमें रहना ही। पहले सेमेस्टर में आया था ये, पूरे 20 मार्क्स में आया था रिट्स। हाँ, आया होगा उसमें तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो वहां तो आना ही आना था। यहाँ देखो, जो आपसे कई बार पूछा गया ना, 22 में 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है, उससे पहले 17-18 में भी आया है। जो मतलब 3-4 साल तक रिपीट क्वेश्चन है ना, वो एक तो नेचुरल जस्टिस बहुत बार रिपीट हुआ है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत बार रिपीट हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी 2 बार रिपीट हो चुका है, और बाकी सारे तो है ही। तो कम से कम इतना तो अब आप कर ही सकते हो। 4 क्वेश्चन बता दिए, 4-5, अब इससे भी कम और क्या बताऊं, है ना। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैम 2024 वाले क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे क्या? 24 वाला तो मेरे पास भी नहीं, मेरे हिसाब से तो मिल जाना चाहिए। उसमें एक्चुअली साइट पे तो इन्होंने डाला हुआ नहीं है, पर यूट्यूब पे मिल सकता है। नहीं मैडम, यूट्यूब पे भी कहीं नहीं है। नहीं मिला, पता नहीं फिर 24 वाला मैं देखती हूँ अगर मुझे। और अच्छी बात है, रिपीट हो रही है, आपको पहले वाला भी याद होगा। आ जाता यही है तो फिर। हाँ, और फिर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में भी हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा एग्जीक्यूटिव का ही तो पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ ही तो है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है, इसलिए हम वहां पे इसको पढ़ते हैं। मैम ये पूरा पेपर स्टोरी की तरह तो लिख देंगे बिना पढ़े हुए, तो क्या नंबर मिल पाएंगे ऐसे, या कुछ टेक्निकल लिखना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी टेक्निकल नहीं लिखना है, ठीक है। आप बस ये देख लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके हिसाब से जो चीजें आपको याद हैं, क्योंकि देखो अलग से कुछ भी टॉपिक नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वही सारे टॉपिक्स हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी कुछ भी। अब PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आप नया क्या डालोगे एडमिन में? कुछ भी नहीं डाल सकते ना। PIL कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो उसी से ही रिलेटेड है, तो वही मैटर आपको लिखना है। हाँ, आपका समझाने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी मैटर सेम है, कोई इतना वो नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ओके मैम, जैसे जितने भी टॉपिक है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्टिकल से कनेक्टेड होते हैं,
तो वो थोड़ा सा मैम स्लोली पढ़ाना ताकि उसको हम लोग कनेक्ट कर पाए। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो कई सारे आर्टिकल से कनेक्ट होती है ना ये। तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सिलेबस तो पूरा हो गया इसका। मतलब अब क्या रिवीजन मैं में अलग अब रिवीजन में भी थोड़ा सा मतलब ऐसा करना कि याद हो जाए। अच्छा ठीक है, रिवीजन में ऐसा करो। रिवीजन में अब आपके पास आपका ये पेपर कब है? ये तो मुझे लगता पहला है ही पेपर है मैम, नहीं पहला तो मुस्लिम लॉ है। 12th को है, 12th में। 10th को एक एग्जाम है, फिर 12th को है ये। हाँ, इसमें सबसे कम टाइम का है ही है। एक ही दिन मिला है इसमें। मैम। इसके लिए जो बुक है, कोई बुक है इसके लिए, क्या है, रेफर करें अगर बुक बताएं तो। ये मैम डिस्कनेक्ट हो गई लग रहा। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, और नहीं तो क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप बुक रेफर कर पाओ। अगर नहीं कर पाओ तो फिर आपका पुराना तरीका है ही यूनिक वाला, ठीक ठीक है। उसमें भी सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, रिवीजन में जो आप बोल रहे हो कि मैं थोड़ा सा स्लो करके करवाऊं, तो स्लो ही करवाऊंगी ताकि आपको याद हो जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर लेकिन आप ये देखो कि हमें क्लासेस कितनी मिलेंगी। अब 12 तारीख को पेपर है, इसका मतलब ये है 6 से पहले पहले आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी। 6 तारीख से शुरू है ना आपके पेपर? हाँ जी। हाँ, तो ये मानो अभी बस 1-2 क्लास और होगी आपकी। ये 2 और मिल पाएंगे मैम? हाँ, 2 और मिल पाएंगी। चलो कोई बात नहीं, 2 तो बहुत है। ये इतना टफ पेपर है भी नहीं, ये बहुत आसान सा पेपर है। अच्छा चलो, पहले हम ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से ही शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताओगे, ठीक है, कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो है क्या? पहले आप बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने आपको कई बार बताया है, इसके कौन कौन से रूल्स हैं, चलो यही बता दो। मैम, रूल अगेंस्ट बायस, हाँ ठीक है। और एक होता है कि वो नो वन कैन बी, अच्छा वो तो हो गया, उसी में ही हो गया रूल अगेंस्ट बायस। फिर हो गया कि रीजन डिसीजन, हम्म, ठीक है। और फेयर हेयरिंग, हम्म कि आप साइड सुन, सबकी दूसरी की साइड भी सुनो। जो मैं बोल रही हूँ उसका क्या हम्म टर्म हम्म है। हम्म 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 हम्म, ठीक है। ये 3 मुझे याद है। अच्छा, बाकी कोई और बता सकता है? मैम उसमें ऑडी अल्ट्रम भी रहेगा ना? ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, हाँ वही है। हियर द अदर साइड, या रूल ऑफ फेयर हियरिंग, वो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम ही है। जी, और कोई बता सकता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है। एक्सपेक्टेशन, हाँ जी ठीक है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, इसको हम सब्सटेंशियल जस्टिस भी कहते हैं, फंडामेंटल जस्टिस भी कह सकते हैं, या यूनिवर्सल जस्टिस भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं मतलब बताऊं, तो नेचुरल जस्टिस मतलब क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल जस्टिस हम इसको कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो ओरिजिन होता है वो इंग्लैंड से हुआ है। इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ था वहां से ओरिजिन हुआ है। इनफैक्ट इसका ही नहीं, हमारे जितने भी लॉज हैं वो सबके सब कॉमन लॉ पे बेस्ड हैं। और इसका कारण आपको पता ही है कि इंडिया जो था पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था, है ना? तो इस वजह से उन्होंने ही लॉज सारे कॉडिफाइड किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के लॉज पे हमारे सारे लॉज बेस्ड हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी जो है वो कॉमन लॉ पे बेस्ड है। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कॉमन लॉ से ही आया है। हमारे यहाँ ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्यों एग्जिस्ट करता था? क्योंकि हमारे यहाँ जैसे लॉ को माना जाता था एंशिएंट पीरियड में भी, वो माना जाता था, जो धर्मशास्त्र थे उनके अकॉर्डिंगली हमारे सारे एक्ट होते थे। तो वहाँ जो ये नेचुरल जस्टिस है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब इसके प्रिंसिपल क्या है नेचुरल जस्टिस की? तो सबसे पहला प्रिंसिपल है रूल अगेंस्ट बायस। या देखो, कई बार तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है डिफाइन रूल अगेंस्ट बायस। अगर ऐसे नहीं पूछा गया है
तो लेटेंट मैक्सिम दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेटेंट मैक्सिम है इसकी नेमो जुडिक्स इन कोजा सुआ या नेमो डेबिट एसे जुडिक्स इन प्रोप्रिया कोजा। इट मीन्स कि नो मैन शैल बी ए जज इन हिज ओन कॉज। भाई अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है ना, तो नेचुरल जस्टिस आप कॉमन सेंस लगाकर भी कर सकते हो। सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में खुद कैसे जज हो सकता है? नहीं हो सकता रिपीट है। करेंगे जो मैक्सिम है उसकी? हाँ, नेमो जुडिक्स, NEMO, नेमो जुडिक्स इन कोजा सुआ। मैम जुडिस के क्या स्पेलिंग रहेगी? JUDEX देन इन कोजा सुआ। एक तो ये वाली लेटिन मैक्सिम है, या दूसरे तरीके से पूछा जाता है नेमो डेबिट, नेमो NEMO, नेमो डेबिट DEBET, डेबिट SAESSE, जुडेक्स JUDEX इन प्रोप्रिया कोजा। प्रॉपर वाला प्रोप्रिया, कोजा मतलब कॉज, ठीक है। या रूल अगेंस्ट बायस कि नो मैन शैल बी ए जज इन हिज ओन कोज। कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकता। अपने केस में खुद जज होगा या रिलेटिव के केस में वो जज होगा तो सीधी सी बात है बायस ही हो जाएगा। नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको बायस नहीं होना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि जस्टिस अगर बायस होकर के कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा तो सीधी सी बात है वहां जस्टिस फेल हो जाएगा। और नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या कहता है? न्याय मिलना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल क्लियर हो गया? यस मैम। है ना। दूसरा प्रिंसिपल है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ये लेटिन मैक्सिम है। ऐसे करके सीधे सीधे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग या रूल ऑफ फेयर हियरिंग। इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड। हियर द अदर साइड मतलब आप दूसरी साइड को भी सुनोगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्ष की बात सुनकर ही आप कोई भी ऑर्डर दे दोगे, नहीं। यू हैव टू हियर द अदर साइड, दूसरे की भी बात सुनोगे। अब देखो आप कोर्ट में जाते हो, हमारी कोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है। जब ट्रायल शुरू होता है तो प्रोसिक्यूशन से भी एविडेंस लिए जाते हैं, डिफेंडेंट को भी मौका दिया जाता है, वो भी अपने एविडेंस देता है। तो ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब आप दोनों की बात सुनोगे तभी तो न्याय कर पाओगे ना। अगर आपने किसी एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे की सुनी ही नहीं तो फिर आप जस्टिस कैसे ग्रांट कर पाओगे? जस्टिस नहीं दे पाओगे। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि पहली चीज तो आपको अनबायस्ड रहना है, बायस नहीं होना। रूल अगेंस्ट बायस एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज है दोनों पार्टीज को आपको सुनना है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम या हियर द अदर साइड। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मैम सीक्वेंस ऐसे रहेगा क्या इसका या आप नहीं ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस का इशू नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि अगर आप सपोज पहले पेपर में लिख रहे हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल इज रूल अगेंस्ट बायस, ठीक है, तो फिर आप बायस के बारे में ही लिखोगे। जैसे अगर टाइप्स ऑफ क्योंकि रूल अगेंस्ट बायस में भी जो बायस होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। कई तरीके का कैसे होता है? जैसे पहला हो गया पिक्यूनियरी बायस, कि भाई आपका कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपका खुद का कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तब भी आप बायस रहोगे, अपने फायदे की बात करोगे। सेकेंड होता है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपका नियर डियर नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो केस सुन रहे हो वो आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, दूर का भी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं का फेवर लोगे। तीसरा होता है बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर या ऑफिशियल बायस। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है
वो आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। आपका कोई जनरल इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये हो गया। एक होता है डिपार्टमेंटल बायस, भाई आप ही के डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई केस आपके पास ना हो। एक होता है ऐसे करके मतलब कई सारे बायस होते हैं। तो अगर आप रूल अगेंस्ट बायस लिख रहे हो तो फिर उसके साथ काइंड्स भी उसी के साथ दोगे कि भाई बायस जो है कितने तरीके का होता है। एक होता है पॉलिसी नोशन बायस या प्री कंसीव्ड नोशन बायस जिसको हम बोलते हैं कि भाई आप जो है कोई केस देख करके पहले से ही किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में धारणा बना करके ना बैठे हो। वो भी बायस की कैटेगरी में ही आता है कि आपका जो झुकाव है वो ऑटोमेटिकली किसी एक पक्ष की तरफ है, तो मतलब आप बायस हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कितने तरीके के बायस होते हैं? हाँ जी, रूल अगेंस्ट बायस में कितने तरीके के बायस होते हैं, फटाफट बताओ। ये मैम इकोनॉमिक बायस हो सकता है, पर्सनली कोई चीज हो हाँ। सकती है, डिपार्टमेंटल वाले होंगे, ऑफिशियल होंगे, और सब्जेक्ट मैटर। अगर कोई मोशन है हाँ या कोई हाँ, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट है। बिल्कुल। और ये जो बायस है केवल ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही तरीके के बायस होते हैं, और भी अदर भी हो सकते हैं, इंक्लूसिव है, कुछ भी इंक्लूड हो सकता है जो भी आपको लगता है। तो पहला रूल, हाँ, तो फर्स्ट रूल आपका क्लियर हो गया, रूल अगेंस्ट बायस। यस मैम। है ना? इसमें अगर आप लिखना चाहो तो एक केस जरूर डाल देना, एक कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस तो जरूर ही मिलना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप कितने भी केसेस में डाल सकते हो। ये मैम कृपा के है लास्ट में। AIR 1970 पर्सनल बायस से रिलेटेड है ये। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, अच्छा, इसमें ना बायसनेस में कुछ एक्सेप्शन भी है। रूल अगेंस्ट बायस के एक्सेप्शन क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका पहला एक्सेप्शन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भाई जो जज होता है वो खुद ही तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाता है ना, तो ये एक्सेप्शन है, ये रूल अगेंस्ट बायस की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरा है जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं तो वहां भी उनके खुद के ही ऑफिसर्स होते हैं जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई केस नेशनल इंटरेस्ट में बायस होना जरूरी है तो इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ऐसे ही इसके 2-3 एक्सेप्शन हैं। अब हम आते हैं सेकंड, जो इसका प्रिंसिपल है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम या रूल ऑफ फेयर हियरिंग या हियर द अदर साइड। इसका मतलब होता है कि नो वन शेल बी कंडेम्ड अनहियर्ड, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सुना ना जाए। इट मीन्स कि बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड, दोनों ही पार्टीज को सुना जाना चाहिए। अब फेयर हियरिंग के लिए, क्योंकि जब आप सुनोगे इसका मतलब हो गया कि फेयर हियरिंग होनी चाहिए। फेयर हियरिंग के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज है नोटिस। ये अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि वो दूसरी पार्टी को जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना है नोटिस इशू करे, उसको सूचना तो दे कि भई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे केस आया है। और वो जो नोटिस है वो भी रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको समय ही ना दो अपनी जो डिफेंड है उसको प्रिपेयर करने का। नहीं, आप उसको नोटिस भेज रहे हो तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड उसको दिया जाना चाहिए जिसमें कि वो अपना डिफेंस कर सके। दूसरी चीज होती है इसमें हियरिंग। आपको दोनों तरफ को सुनना है, मतलब फेयर हियरिंग होनी चाहिए। फेयर हियरिंग कैसे होनी चाहिए कि भाई जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो जो भी रिलेवेंट मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं, मटेरियल्स है, रिलेवेंट मटेरियल है, वो सब रिसीव करे। दूसरी चीज है
जो सेकंड अपोजिट पार्टी है उसको जो भी कंसर्निंग एविडेंसेस हैं वो डिस्क्लोज करे कि भाई आपके खिलाफ ये एविडेंसेस आए हैं, वो सब बताए। इसके साथ ही जो भी कंसर्न पर्सन है उसको एविडेंस को रिबट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि भाई आपके खिलाफ ये एविडेंस आए हैं, अब आप इनको रिबट करिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे। तो फेयर हियरिंग के लिए ये चीजें सारी की सारी जरूरी होती हैं। क्लियर हुआ दूसरा प्रिंसिपल? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर आता है कि देखो अगर नेचुरल जस्टिस का ब्रीच हो जाता है तो उसके क्या इफेक्ट होगा। तो अगर किसी भी केस में नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाता ना, तो फिर उसको वॉइड माना जाएगा, शुरुआत से ही वॉइड माना जाएगा। फिर उसके बाद इसका आता है थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज रीजन डिसीजन। अच्छा, रीजन डिसीजन अलग से भी पूछा गया है एक बार, या जिसको हम स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है रीजन डिसीजन का? रीजन डिसीजन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डिसीजन जिसके सपोर्ट में रीजन दिया गया हो, है ना, इसको हम स्पीकिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। कोई भी कोर्ट जब केस डिसाइड करती है, आपने देखा होगा, अगर आप जजमेंट पढ़ करके देखो तो अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस का रेफरेंस देते हैं, केसेस का रेफरेंस देते हैं ना। देखा है आपने कभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का? यस मैम, देखा है ना? Yes. आप उसको पढ़ोगे ना तो हर एक पॉइंट पे डिसीजन के हर एक पॉइंट पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि हम इस पॉइंट पे ये डिसीजन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, कि भाई आर्टिकल 14 का वायलेशन है या 16 का वायलेशन है, या तो फिर एक इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये कहा गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग होती है वो प्रीसीडेंट होती है लोअर कोर्ट्स के लिए, तो उन सब का रेफरेंस दिया जाता है। इट मीन्स कि कोई भी केस जब ऑन मेरिट डिसाइड किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीकिंग ऑर्डर या रीजन डिसीजन बोलते हैं। रीजन दे करके चीजों को जब एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये नेचुरल जस्टिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि भाई अगर आप कोई भी डिसीजन दे रहे हो तो उसके पीछे कारण तो बताओगे कि आपने क्यों ये चीज डिसाइड करी। हालांकि ऐसा भी नहीं होता कि हर एक सर्कमस्टांसेस में अगर रीजन नहीं दिया है तो डिसीजन जो है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन जहां जरूरी है वहां रीजन दिया जाना चाहिए, मेंशन किया जाना चाहिए। इसलिए मोस्टली हर एक केस को जब आप देखते हो तो सारे केसेस में जो जितने भी जजमेंट्स आते हैं उन सब में रीजन दिया हुआ होता है। ठीक है। यस मैम। रीजन डिसीजन में कि कोई भी देखो कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है कि किसी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आप कारण बताओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो भी रीजन दिया जाता है वो एडिक्वेट होता है और सफिशिएंट होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है स्पीकिंग ऑर्डर की या रीजन देने की? तो सबसे पहले तो फेयरनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए रीजन दिया जाना जरूरी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आर्बिट्रेरीनेस को ये मिनिमाइज करता है। आप रीजन दोगे तभी तो जो मनमानापन है उसको कम किया जाएगा। तीसरी चीज है कि ये मेंटेन करता है राइट टू रीजन को। इट मीन्स के जो जुडिशियल रिव्यू है उसको ये मेंटेन करता है, उसको उसका एक पार्ट होता है ये रीजन डिसीजन। और किसी भी गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि वो अपने ऑर्डर में अपना रीजन मेंशन करें। इसके साथ ही ये जो अदर पार्टी है उसको भी सेटिस्फेक्शन देता है क्योंकि आप कारण बता रहे हो ना कि भाई डिसीजन क्यों दे रहे हो। तो ये सब है इसके कैरेक्टरिस्टिक की रीजन डिसीजन जो है वो क्यों दिया जाता है, उसकी जरूरत क्या होती है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब आते हैं हमारे फोर्थ वाले पॉइंट पे जो कि है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, लेकिन केवल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ क्योंकि अब एक एक टॉपिक को एक एक घंटे में खत्म करने का तो समय नहीं है, इसलिए आराम से बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रही हूँ ताकि आप
पेपर में जाके अच्छे से लिख लो। अब आता है फोर्थ जो इसका प्रिंसिपल है वो है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। देखो, कोई भी पर्सन होता है, उसकी ये एक्सपेक्टेशन होती है अथॉरिटी से, या मैं कहूँ कि एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको एक सर्टेन वे में ट्रीट किया जाए। कैसे? हालांकि ये कोई एक स्पेसिफिक लीगल राइट नहीं होता है। मान लो कोई चीज है या कोई भी पॉलिसी है, वो पहले से चली आ रही है, तो आप मान करके चलोगे कि भाई आपको अभी भी उसका फायदा मिलेगा, तो ये आपकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, कोई लीगल राइट नहीं है, सिर्फ ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। चल एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में पहले से एक रूल चला हुआ आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अबव 75% मार्क्स लेकर के आएंगे, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अब सपोज जो प्रेजेंट बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो यही मान करके चलेंगे कि भाई पहले से रूल बना हुआ आ रहा है, जब तक कि क्लियर कट कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, पहले से रूल बना हुआ आ रहा है कि 75% अगर हम मार्क्स लेकर के आएंगे तो हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। अब क्या होता है, यूनिवर्सिटी अचानक से उस स्कॉलरशिप को बंद कर देती है, लेकिन आपकी या जो बच्चे 75% मार्क्स स्कोर कर गए, उनकी तो ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी ना कि भाई हमें मिलना चाहिए, क्योंकि पहले से ये रूल चला रहा था, वो अचानक से बंद हो गया। अब क्या होगा? अब आप बताओ क्या होगा इस केस में? क्या होगा जी इस केस में? ये मैम फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे कि सोसाइटी के अगेंस्ट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन होगा। हाँ, इसमें सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे बिल्कुल। भाई अगर अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी है, उसने जो भी एक्ट किया है वो फेयरली किया है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर अनफेयर है या एम्बिगुअस है या क्लियर कुछ नहीं था पहले से, तो फिर कोर्ट इंटरवेन कर सकती है। लेकिन अगर गुड फेथ में किया गया है, अपने पार्ट पे पब्लिक अथॉरिटी जो थी वो फेयर थी, है ना, और एक रीजनेबल रीजन है उस स्कॉलरशिप को स्टॉप करने का, तो फिर कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा। ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है, लेकिन कोई स्पेसिफिक लीगल राइट ये नहीं होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है? आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका राइट नहीं है, आपकी एक सिर्फ नॉर्मल सी एक्सपेक्टेशन है, बस इसका मतलब ये है। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ जी, बाकियों को क्लियर हुआ? लेकिन मैम इसको डॉक्ट्रिन क्यों Yes, कहते ma'am. हैं अगर ये लीगल नहीं है तो? देखो ऐसा है, कुछ केसेस में कोर्ट आपको रिलीफ ग्रांट कर सकती है और कुछ केसेस में नहीं कर सकती। अब रिलीफ ग्रांट कहाँ करेगी? जहां पे कोई भी पॉलिसी है अथॉरिटी की, अगर उस पॉलिसी को अचानक से स्टॉप कर दिया गया हो बिना कोई नोटिस दिए, ठीक है, या गुड फेथ में उसको मेंटेन नहीं किया गया, मेलाफाइड इंटेंशन से जो अथॉरिटी है उन्होंने कोई भी पॉलिसी जो है वो रोक दी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोर्ट इंटरवेन कर सकता है। इसलिए ये डॉक्ट्रिन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आपको रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है, किया जाएगा, इज नॉट कंपल्सरी, किया जा सकता है अगर कुछ बेसिक उसमें लैक्यूना हो तो। मैम ये जितने भी गवर्नमेंट के ये डिसीजंस आते हैं, जैसे हाँ जी। लॉ वगैरह बनते हैं, तो जो कोर्ट में अपोजिट पार्टी जाती है या पीआईएल डलता है, वो इसी के उस पे डलता होगा ना, क्योंकि हमारे सिटीजन की एक्सपेक्टेशन आ गई इसके अंदर। नहीं, पीआईएल देखो जो डलती है, वो नहीं कह रहा हूँ, जो ये केसेस डालते होंगे तो इसमें इसका रेफरेंस देते होंगे। हाँ, रेफरेंस देते होंगे बिल्कुल कि भाई ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा ये उसमें डालते होंगे कि जो इंटेंशन है वो सही नहीं थी, या ये एम्बिग्युइटी क्रिएट कर रहा था, है ना, या उन्होंने फेयरली एक्ट नहीं किया, मेलाफाइड इंटेंशन से इसको रोका गया, अनरीजनेबल है, तो ये सारी चीजें कोर्ट करेंगे, तभी तो केस जाएगा कोर्ट में।
मतलब और मैक्सिमम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने भी जाते होंगे वे इसी कैटेगरी में आते हाँ, हैं। इसी कैटेगरी में जाते हैं, बिल्कुल सही। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, मैम ये जो आपने बताया अभी, ये कौन से टॉपिक के अंदर है ये? इसे देखो वैसे तो ये आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर, लेकिन इसको अलग से भी लिखा गया है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो मोस्टली तो दो ही प्रिंसिपल को वहां पे कोट किया जाता है, एक तो रूल अगेंस्ट बायसनेस और दूसरा रूल ऑफ फेयर हियरिंग। ये दो मोस्टली आपको मिलते हैं, लेकिन रीजन डिसीजन और डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ही पार्ट है। थैंक यू। ठीक है जी। तो मैम अगर आप इसमें जी 20 मार्क्स का तो नहीं आता होगा ना लेजिटिमेट? ना, ये तो आज तक पूछा ही नहीं गया, सिर्फ एक बार पूछा गया, वो भी वेरी शॉर्ट में 5 मार्क्स में, अदरवाइज ये नहीं पूछा गया है। मतलब सिर्फ लेजिटिमेट वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मैम। नहीं, लेजिटिमेट वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। ये प्रिंसिपल जस्टिस में कुछ भी आता है तो इसको ऐड करके हम अपने पेजेस बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकते हो। हाँ जी, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर लेते हैं। देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे कि जो लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को, उसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और जो अथॉरिटी है तब वो लेजिस्लेट करती है तो ये कहलाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या सेकेंडरी लेजिस्लेशन हम इसको कह सकते हैं, या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कह दो, या सब्सिडियरी लेजिस्लेशन कह दो, ये सब इसी के नाम होते हैं। एक और होता है सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, जहां पे कि एक तो डेलीगेशन हो गया आपका, लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को पावर डेलीगेट करी, और जब एग्जीक्यूटिव अपनी नीचे वाली इंफीरियर अथॉरिटी को फर्दर डेलीगेट करता उसको हम सब डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सब डेलीगेशन वेरी शॉर्ट में एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज सब डेलीगेशन, तो सब डेलीगेशन का मतलब यही होता है कि जब डेलीगेटेड पावर को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा फर्दर डेलीगेट कर दिया जाता है तो वो सब डेलीगेशन कहलाता है। क्लियर? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर के थ्रू पावर को डेलीगेट कर देना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, वो कहलाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मैम एक एग्जांपल दे दो सब डेलीगेशन का। सब डेलीगेशन का एग्जांपल ये है कि सपोज जैसे मान लो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ने अपनी बहुत सारी पावर्स को डेलीगेट किया हुआ होता है। डेलीगेट कैसे किया हुआ होता है, जैसे कि सपोज जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बना सकती हैं, तो मेन काम किसका है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का है। लेकिन उसने ऑटोनोमस बॉडीज को उसको डेलीगेट किया हुआ है कि भाई वो अपने लिए बायलॉज बना सकते हैं, तो ये हो गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब अगर ऑटोनोमस बॉडीज अपने नीचे किसी इंफीरियर अथॉरिटी को कह देती हैं कि भाई अब आप जो है हमसे रिलेटेड ये लॉ बनाइए, नीचे कोई भी ऑफिसर है उनसे कह देती है, तो वो सब डेलीगेशन हो गया, मतलब फर्दर पावर को डेलीगेट कर देना। हमसे रिलेटेड कोई भी बायलॉज बनाओ या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, मतलब ऑटोनोमस बॉडी भी जब आगे उसको डेलीगेट करती है वो कहलाता है सब डेलीगेशन। समझ आया? अलाउड नहीं है ना? नहीं, ये अलाउड नहीं होता है। ये मैम जैसे एमसीडी को पावर दे दिया कि आप टैक्सेस डिसाइड करो। हाँ, तो ये अलाउड नहीं होता है, सब डेलीगेशन इज नॉट अलाउड। नहीं, बट एमसीडी के जो कुछ है कुछ केसेस में होता है, हर एक केसेस में अलाउड नहीं होता है। ओके, बट एग्जांपल तो यही होगा ना, जो एमसीडी होती हैं वो अपने हाँ बिल्कुल, वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देती है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, वेरी गुड। ओके, ठीक है, अब देखो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है वो कई तरीके का होता है। जैसे सबसे पहले आता है ऑर्डर्स इन काउंसिल। ऑर्डर्स इन काउंसिल क्या होते हैं, पहले क्या होता था, क्वीन होती थी और प्रीव्यू काउंसिल होती थी बिफोर इंडिपेंडेंस। तो उस समय पे जो क्वीन थे और प्रीव्यू काउंसिल थे
वो ऑर्डर दे देते थे, मतलब जो क्वीन होती थी वो काउंसिल को बोल देती थी कि अगर कुछ भी इमरजेंसी में कोई भी लॉ बनाना है तो आप बनाइए, तो उसको बोला जाता था ऑर्डर्स इन काउंसिल। जबकि मेन काम लॉ का किसका था? क्वीन का था, बट वो फर्दर उसको डेलीगेट कर देती थी। तो ये एक तरीका था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। उसके बाद आता है नेक्स्ट काइंड आता है रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंटी कोर्ट्स। रूल्स बनाने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है, इंस्टीट्यूट के थ्रू रूल्स बनाती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक रूल मेकिंग कमेटी बनी हुई है। तो जो रूलिंग कमेटी है या रूल मेकिंग कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए रूल बनाती है। तो ये भी एक टाइप है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। जबकि नॉर्मल वे में तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या जो लेजिस्लेशन का जो काम है, लेजिस्लेशन बनाने का काम वो लेजिस्लेचर का है, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक अलग से कमेटी बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने रूल मेकिंग की। तो ये एक तरीका हो गया। थर्ड काइंड आता है डिपार्टमेंटल या एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस या रेगुलेशंस। यहाँ पे भी लेजिस्लेचर अपनी पावर को डायरेक्टली डेलीगेट कर देता है एडमिनिस्ट्रेशंस को या बोर्ड को या कमिटीज को कि भाई आप जो है लेजिस्लेशन बनाइए। तो नेक्स्ट तीसरा तरीका ये होता है। फोर्थ टाइप होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, जहाँ पे कि आप लोकल अथॉरिटीज को या जो भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनको बाय लॉज बनाने के लिए कह देते हैं, यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय लॉज। तो ये 4 तरीके से जो पावर है वो डेलीगेट होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? यस मैम, ये मैं मेरा एक जी। क्वेश्चन था, ये प्रीव्यू काउंसिल बता दोगे, बार-बार यूज होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं प्रीव्यू काउंसिल क्या है? प्रीव्यू काउंसिल देखो मैं बताती हूँ। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट से भी पहले एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था वो किस तरीके से था कि एक तो हमारे यहाँ पे कोर्ट थी, हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसके थ्रू जो भी प्रेसिडेंसी कोर्ट्स थी उनमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ कैसे चलता था कि सबसे पहले तो लोअर कोर्ट्स होती थी, उनमें केस जाता था, फिर हाई कोर्ट्स होते थे, सुप्रीम कोर्ट होते थे। अब लेकिन जो सबसे हाईएस्ट एपेलेट कोर्ट होती थी वो इंग्लैंड में होती थी, प्रीव्यू काउंसिल। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी के टाइम का हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो वो इंग्लैंड में बैठ करके केसेस सुनती थी, जिसमें क्वीन होती थी और प्रीव्यू काउंसिल होती थी, उसका डिसीजन फाइनल होता था, उसके ऊपर फिर कोई भी कोर्ट नहीं होती थी, यानी कि हाईएस्ट एपेलेट कोर्ट थी प्रीव्यू मैम जो काउंसिल। आपने ऑर्डर इन काउंसिल बताया है, तो ये वही वाले काउंसिल प्रीव्यू काउंसिल ही होगा ना? हाँ हाँ, ये प्रीव्यू काउंसिल ही है। प्रीव्यू काउंसिल से ऊपर तो फिर क्वीन थी ना। ओके। तो क्वीन कह देती थी कि भाई आप जो है आप बनाइए, तो प्रीव्यू काउंसिल जो भी ऑर्डर्स बनाती थी वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कैटेगरी में ही आते थे। मतलब ये क्वीन की एडवाइजरी बॉडी हो गई ना एक तरीके से, कह सकते हो, लेकिन ये जुडिशियल बॉडी थी। तो ये इंडिया के जो इंडिया में चला, इसके बाद फिर तो यही केसेस लड़ने जाते थे गांधी जी और ये सारे लोग। हाँ, प्रीव्यू काउंसिल में एक्चुअली हाँ, ये प्रीव्यू काउंसिल में जाते थे केसेस। ओके। ठीक है ना, क्योंकि वो इंग्लैंड में बैठती थी ना, ये प्रीव्यू काउंसिल जो थी इसकी सीट इंग्लैंड में थी, यहाँ नहीं थी इंडिया में। तो अपील करने के लिए वहीं जाते थे इंग्लैंड में, प्रीव्यू काउंसिल में। ठीक है, अब आता है रीजंस क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ग्रोथ के। तो देखो क्यों किया जाता है पावर को डेलीगेट। सबसे पहले तो एक तो पार्लियामेंट के पास काम बहुत ज्यादा है, प्रेशर होता है पार्लियामेंट के पास, समय कम होता है, काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पावर को डेलीगेट किया जाता है। दूसरा, कुछ मैटर्स जो होते हैं वो टेक्निकल नेचर के होते हैं, तो टेक्निकल नेचर के मैटर्स है तो सीधी सी बात है उनमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, इसलिए भी पावर को डेलीगेट किया जाता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी के समय तुरंत रूल बनाना है और इतना समय नहीं है कि पूरा सेशन बैठे और वो फिर दोनों जो सदन है उनमें बिल पास हो, तो इतना समय अगर नहीं है तो भी पावर को डेलीगेट कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसको दूर करने के लिए, मतलब वो जटिलताओं से भरा हुआ है, उसको थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा सिंपल करने के लिए चीजों को डेलीगेट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब आता है इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। तो देखो, इसको कंट्रोल में करने के लिए 3 तरीके के कंट्रोल आते हैं। 3 तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर को। सबसे पहला तो है जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? वो ये देखती है कि जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया गया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत जा रहा है। तो अगर विपरीत जा रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या अगर इम्प्रॉपरली स्टैट्यूटरी पावर को एक्सरसाइज किया गया है तो भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली जुडिशियरी कैसे कंट्रोल करती है, ये देख करके कि कोई भी जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसकी वैलिडिटी को चेक करके कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरीके से वो उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल करती है। समझ में आया? चेक करती है बेसिकली। क्लियर? जुडिशियल कंट्रोल, जुडिशरी कैसे इसको कंट्रोल करती है, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ जी। फिर आता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल या लेजिस्लेटिव कंट्रोल। अब देखो, पार्लियामेंट्री पावर को डेलीगेट कर रही है तो सीधी सी बात है पार्लियामेंट उसको कंट्रोल भी करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन उसके फंक्शंस को कंट्रोल किस तरीके से करती है? एक तो इनिशियल स्टेज पे ही करती है, जहां पे कि वो ये देखती है कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी लॉ को बनाने के लिए कितनी पावर को डेलीगेट करना रिक्वायर्ड है। तो ये तो इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल हो गया। उसके बाद फर्दर किस तरीके से कंट्रोल करती है? फर्दर वो ये देखती है कि जो भी लॉ बनाया जाता है उसके लिए वो कमेटी देखती है, कमेटी बनाती है। वो ये देखती है कि जो भी एक्ट है वो मतलब जो भी पावर उसको दी गई थी, क्या वो उस पावर के अंतर्गत रहते हुए बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। दूसरा वो ये भी देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो एक्ट ये बना करके लेके आए हैं, क्या वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को सिक्योर करता है या डिस्ट्रॉय करता है, ये देखते हैं। तीसरी चीज वो ये देखते हैं कि इसका कहीं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरली हम जितने भी लॉज इनेक्ट करते हैं उन सब का जो इफेक्ट होता है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो ये चेक करने का काम भी पार्लियामेंट करती है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल या प्रोसीजरल कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो थर्ड टाइप का जो कंट्रोल होता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कह दो या प्रोसीजरल कंट्रोल कह दो, तो प्रोसीजरल कंट्रोल जो है ये क्या चीज देखता है कि भाई जिनको पावर डेलीगेट की गई है, क्या वो सर्टेन जो भी रूल्स और रेगुलेशंस थे उनको फॉलो करते हुए लेजिस्लेचर इनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस दी गई थी, क्या वो उनके अंतर्गत रहते हुए एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर वो ये भी देखते हैं कि जब एक्ट बनाया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में अथॉरिटीज के थ्रू, तो एक्सपर्ट्स के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ हो, ये चेक करते हैं प्रोसीजरल कंट्रोल में। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पब्लिकेशन कैसे होगा, और रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि प्रोसीजरल कंट्रोल होता है, उसके प्रोसीजर पे पूरा का पूरा कमिटीज बनाई जाती हैं, वो इन पे नजर रखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे। समझ में आया? यस मैम। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हालांकि इसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं, क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसको क्रिटिसाइज किस बेस पे किया जाता है कि कई बारी क्या होता है कि एक्सेस पावर डेलीगेट हो जाती है, तो एक्सेसिव डेलीगेशन अलाउड नहीं है। आप नॉर्मल वे में पावर को डेलीगेट कर सकते हो, बट एक्सेसिव डेलीगेशन इज नॉट अलाउड। या जो प्राइमरी फंक्शन था लेजिस्लेशन का, जो जिस पॉइंट पे लेजिस्लेशन को ही लॉ बनाना था, उसको भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा इसमें कई सारी टेक्निकलिटीज भी आती हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है कि पॉलिटिकल गेन के लिए भी इसको मिसयूज किया जा सकता है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस तरीके से लॉ बना सकते हैं जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। तो ये भी एक इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि लेजिस्लेशन का मिसयूज इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एक्सरसाइज करके किया जा सकता है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। मैम क्लियर? इसमें टॉपिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सिलेबस में इसमें क्या हाँ लिखना है? इसमें यही लिखना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है। अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर के अंदर रह करके ठीक है रीजनेबल पावर डेलीगेट की गई है तो ठीक है, लेकिन अगर अनरीजनेबल पावर डेलीगेट कर दी गई है तो फिर वो जो है क्या बोलते हैं उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो पेरेंट एक्ट के कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। इट मींस कि पेरेंट एक्ट के कंसिस्टेंट ही होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में लिखा जाता है कि लेजिस्लेचर जो है ना वो तय करेगा कि कितनी पावर को डेलीगेट किया जाना है। अनरीजनेबलनेस जो है वो अलाउड नहीं होती है। अनरीजनेबल पावर को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है और डेलीगेशन जो है केवल डेलीगेटिव पावर उतनी ही एक्सरसाइज की जाएगी जितनी की लेजिस्लेशन ने उसको दी होगी। एक्सेसिव पावर को एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में लिखना है। ठीक है। ये मैम आपने जो जुडिशियल कंट्रोल बताया है ये कौन कौन से आर्टिकल इससे कनेक्ट हो सकते हैं? जुडिशियल कंट्रोल से तो जैसे आपका जुडिशियल रिव्यू आ जाता है आर्टिकल 13, इससे आप कर सकते हो। ठीक है ना, वहीं पे तो आप चेक करोगे। रिट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू भी इसको रिव्यू किया जा सकता है 32 एंड 226 में। ठीक है जी। क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी? यस मैम। हाँ जी, जिन्होंने पूछा था उनका क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू। चलिए वेलकम। बाकी के अब जो भी टॉपिक बचते हैं उनको नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करें।